नमस्कार। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया या घटा दिया और फिर अचानक हमारे लोन महंगे हो जाते हैं या बाजार में महंगाई पर असर पड़ता है। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं कि आखिर भारतीय रिजर्व बैंक के फैसलों का हमारी जेब से क्या लेना देना है। तो मूल सवाल यही है कि जब बाजार में पैसा ज्यादा आता है, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं, तो चीजें महंगी क्यों हो जाती हैं। चलिए इसी पहेली को आज सुलझाते हैं और देखते हैं कि यह बड़ा सा आर्थिक सिद्धांत हमारी रोज की खरीदारी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले महंगाई की असली जड़ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस पैसे के खेल में कौन कौन शामिल है, आरबीआई के पास कौन से हथियार हैं और आखिर में ये सब मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को कैसे चलाते हैं या कैसे उस पर ब्रेक लगाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस असल प्रॉब्लम से जिससे निपटने के लिए ये पूरी मौद्रिक नीति बनाई गई है। देखिए, ये तो एक बहुत ही सीधी सी इंसानी फितरत है। जब जेब में पैसा ज्यादा होता है तो खर्च करने का मन भी ज्यादा करता है, और इसी एक्स्ट्रा कैश, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में तरलता या लिक्विडिटी कहते हैं, से ही महंगाई की कहानी शुरू होती है। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को बैंक से बड़ा सस्ता लोन मिल गया। अब उसकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा है, वो मिठाई की दुकान पर जाता है और 100 रुपए की मिठाई के लिए बिना कुछ सोचे 120 रुपए दे देता है। अब दुकानदार क्या सोचेगा? उसे लगेगा कि लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं, तो वो सबके लिए दाम बढ़ाकर 120 रुपए कर देता है। और बस यही है महंगाई, जहां बाजार का ज्यादा पैसा चीजों की कीमतें बढ़ा देता है। तो इस पूरे पैसे के खेल को चलाता कौन है? आइए मिलते हैं उन बड़े खिलाड़ियों से जो ये तय करते हैं कि पैसा कहां जाएगा और कितना जाएगा। देखिए, इस सिस्टम में ना 3 मेन लेवल हैं। सबसे नीचे है आम जनता, यानी हम और आप और बिजनेस। जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम जाते हैं कमर्शियल बैंकों के पास, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या पीएनबी। और जब इन बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, मतलब वो सभी बैंकों का बॉस है। वो ये पक्का करता है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम ठीक से चले और सबसे जरूरी बात, देश में पैसे की सप्लाई कंट्रोल में रहे। तो अब सवाल आता है कि आरबीआई ये पैसे की सप्लाई कंट्रोल करता कैसे है? इसके लिए उसके पास कुछ बहुत ही खास और पावरफुल हथियार हैं, और उनमें सबसे पहला है ब्याज दर। जरा सोचिए, जब किसी बैंक के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। और आरबीआई क्या कहता है? ठीक है, पैसे तो दे देंगे पर उस पर ब्याज लेंगे। बस यही ब्याज दर आरबीआई का सबसे शक्तिशाली हथियार है पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने का। इसी ब्याज दर को हम ऑफिशियल तौर पे कहते हैं रेपो रेट। ये वो रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से कुछ दिनों के लिए उधार लेते हैं, और यही वो रेट है जिसे आरबीआई अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। अब कभी कभी इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो उसे कुछ दिनों के लिए आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। इसके बदले में आरबीआई उन्हें जो ब्याज देता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और हाँ, ये रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है, क्योंकि इसका मकसद बाजार से फालतू कैश को बाहर निकालना है, न कि बैंकों को कमाई का मौका दे। और मजे की बात यह है कि आरबीआई एक ही हथियार का इस्तेमाल 2 अलग-अलग काम के लिए करता है। अगर महंगाई बहुत बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, तो वो आगे जनता को भी महंगे लोन देते हैं। और अगर अर्थव्यवस्था सुस्त है तो आरबीआई रेपो रेट घटा देता है ताकि लोन सस्ते हों और लोग ज्यादा खर्च करें। वैसे तो रेपो रेट के अलावा 2 और दरें भी हैं। अगर किसी बैंक को अचानक सिर्फ एक रात के लिए पैसा चाहिए तो वो एमएसएफ रेट पर उधार लेता है, जो सबसे महंगा होता है। और अगर लंबे समय मतलब 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन चाहिए तो उस पर बैंक रेट लगता है। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम रेपो रेट ही है, क्योंकि बाजार की दिशा वही तय करता है। अच्छा, तो ये तो हो गई ब्याज दरों की बात, लेकिन आरबीआई के तर्कश में और भी तीर हैं जिनसे वो सीधे सीधे बैंकों के लोन देने की ताकत पर ही लगाम लगा सकता है। चलिए उन्हें देखते हैं। देखिए, बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होता है ना, वो पूरा का पूरा लोन में नहीं दे सकता। आरबीआई के नियम कहते हैं कि उसे हमेशा एक बड़ा हिस्सा अलग रखना पड़ता है, जो बाजार में जा ही नहीं सकता। पहला नियम है कैश रिजर्व रेशियो, यानी सीआरआर। ये बैंक की टोटल जमा का वो हिस्सा है जो उसे जबरदस्ती आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, इस पैसे पर बैंक को 1 रुपया भी ब्याज नहीं मिलता। मतलब ये पैसा एक तरह से सिस्टम में लॉक हो जाता है।
और दूसरा नियम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। ये पैसे का वो हिस्सा है जिसे बैंक को हमेशा अपने पास ही रखना होता है और वो इसे लोन के तौर पर नहीं दे सकता। तो ये एक और ब्रेक है जो बैंकों की लोन देने की ताकत को कम करता है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी मशीन असल में चलती कैसे है। मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करेगा? वो रेपो रेट और सीआरआर जैसी दरें बढ़ा देगा। इससे बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा होगा तो वो जनता को भी महंगे लोन देंगे, लोग कम लोन लेंगे, बाजार में पैसा कम हो जाएगा, डिमांड घटेगी और आखिर में कीमतें नीचे आ जाएंगी। और इसका ठीक उल्टा होता है। जब इकॉनमी को रफ्तार देनी हो, आरबीआई दरें घटा देता है, लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा उधार लेकर खर्च करते हैं, बाजार में पैसा बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि आरबीआई की नज़रों में बाजार में फैला ये फालतू पैसा इकॉनमी के लिए एक दुख की तरह है जिसे काबू करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। और यही वो वजह है कि कोई भी सरकार सिर्फ नोट छापकर गरीबी नहीं मिटा सकती, क्योंकि ऐसा करने से महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी। तो अगली बार जब भी खबरों में सुने कि आरबीआई ने रेपो रेट बदल दिया है तो बस एक पल के लिए रुककर सोचेगा कि इसका असर लोन पर, खर्च पर और हमारी आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है। ये अर्थव्यवस्था को